देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज अपने खास दोस्त प्रदीप की असमय मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर सबसे पहले मैं अस्पताल पहुंचा और जब वहां से वापस लौट रहा था तो अचानक एक काले कुत्ते के सामने आ जाने पर मैं भी भयानक रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में अचेत पड़ा था। आंखें खुली थी, देख रहा था पर बोल नहीं सकता था। घर के सब लोग रो रहे थे। नीता का रो रो कर बुरा हाल था। उसका रोना सुनकर मेरा दिल फट रहा था, पर मैं उसे सांत्वना देने में असमर्थ था। थोड़ी देर बाद मेरा घनिष्ठ दोस्त नीरज भी आ गया। उसे देखकर मुझे वो हादसा याद आया जो मेरे और प्रदीप के साथ घटा था। 6 महीने पहले की बात है। मैं ऑफिस से आया तो नीता मुझसे पहले ही आ चुकी थी। उसके हाथ में एक शादी का कार्ड था। मैंने उससे पूछा कि किसकी शादी है, तो उसने बताया, आज हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड नीरज आया था मेरे ऑफिस में, वही ये कार्ड देकर गया। अगले हफ्ते उसकी शादी है। देखो, तुम चले जाना, मेरी नई नई नौकरी है इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम नहीं जाओगे तो नीरज को बुरा लगेगा। तो इस पर मैंने कहा, अरे नहीं, बुरा वो नहीं मानेगा। वैसे भी गाँव की शादी में मुझे जाना पसंद नहीं है। अपने दोस्त प्रदीप से पूछ लो, उसे भी तो बुलाया ही होगा ना। नीता ने कहा, ठीक है, उसे फ़ोन करता हूँ। अगर वो चलने को तैयार हो जाता है तो फिर देखा जाएगा। कहते हुए मैंने प्रदीप को फ़ोन लगाकर कहा, क्या अगले हफ्ते नीरज की शादी में चलोगे? तो उसने कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आजकल ऑफिस में बड़ा काम है यार, बॉस से छुट्टी मिलेगी, बस यही सोच रहा हूँ। अगर मिल गई तो चलूँगा। कहकर प्रदीप ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन शाम को उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे छुट्टी मिल गई है, इसलिए वो भी चलेगा। एक हफ्ता बाद मैंने नीता को याद दिलाया, अरे सारी तैयारी कर दिया ना, क्योंकि आज मुझे नीरज की शादी में जाना है। तो इस पर उसने हाँ कहा। शाम के 5 बजे मैं और प्रदीप नीरज के गांव जाने के लिए बस में बैठ चुके थे। 2 घंटे का रास्ता था। नीरज ने बताया था कि मेहमानों को ठहरने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था की गई है। बस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। बस में ज़्यादातर गांव के ही लोग थे। मैं खिड़की के पास बैठा था और प्रदीप मेरे बगल में। लगभग 1 घंटे बाद बस अचानक से रुक गई। सड़क पर एक बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ था। कुछ सवारियां उतरकर देखने लगी। प्रदीप भी उतरकर देखने गया। थोड़ी देर बाद आकर बताने लगा कि खड़े हुए हाफ डाला ट्रक से एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग भी किसी शादी में ही जा रहे थे। पता नहीं कोई जिंदा है भी या नहीं। तभी एक आदमी बोला, नहीं, मैं भी उसी कार में था, सिर्फ एक आदमी ही मरा है। घायलों को पुलिस एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। लगभग 2 घंटे बाद बस चली। रात के 10 बजे हम लोग स्टेशन पहुंचे। बहुत पहले एक बार मैं नीरज के गांव गया था, पर वहां वो स्कूल कहाँ था इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। मैंने नीरज को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी जा रहा था, इसलिए हम दोनों उसके गांव के रास्ते पर चल दिए। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक और आदमी उसी रास्ते पर चल रहा है। प्रदीप के पूछने पर उसने बताया कि वो भी उसी शादी में आया है और उसे सब पता है। हम दोनों निश्चिंत होकर उसके साथ चलने लगे। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद वो एक बड़े से मकान के गेट के पास पहुंचा और हम लोगों से कहा, यही वो जगह है जहां मेहमानों को रुकना है। हम उसके साथ अंदर गए तो वहां पार्टी जैसा माहौल था। हमें भूख लगी थी
अपना सामान कमरे में रखा और हाथ मुंह धोकर खाने पहुंच गए, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। विविध प्रकार के पदार्थ, मिठाइयाँ और अनेकों प्रकार के भोजन थे। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि नीरज ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। ऐसा तो हमने सिर्फ होटलों के बारे में ही सुना था, उसका भी कभी उपयोग नहीं किया। भोजन के बाद थोड़ी देर नृत्य का आनंद लिया। उसके बाद अपने कमरे में आ गए। प्रदीप एक बार सोने से पहले फिर नीरज को फ़ोन करके अगले दिन का प्रोग्राम पूछना चाहता था, पर फ़ोन लगा ही नहीं। तो मैंने कहा, छोड़ो, अब सुबह देखेंगे। थोड़ी देर बाद हमें नींद आ गई। सुबह जब हम दोनों की आंख खुली तो हम दोनों एक नदी के किनारे स्थित बड़े से शमशान के बीच में पड़े थे। हमारा सामान भी वहीं पड़ा था। आसपास कई लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। नीरज के साथ कई लोग हमें घेर कर खड़े हुए हम दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। नीरज ने कहा, तुम्हें स्कूल के बजाय यहाँ क्यों आ गए तुम लोग? मैंने नीरज को बताया, तुम्हारा फ़ोन बिज़ी आ रहा था, फिर जो आदमी हमें लाया वो भी तुम्हारा ही एक मेहमान था, वो भी शादी में ही आया था। नीरज ने बताया कि कल चाचा जी सपरिवार शादी में आ रहे थे। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो नहीं रहे। चाची जी और उनका बेटा हॉस्पिटल में है। कल रात शायद इसी वजह से मेरा फ़ोन बिज़ी रहा होगा। आज यहाँ चाचा जी के अंतिम संस्कार के लिए हम लोग व्यवस्था करने आए तो देखा तुम दोनों को। नीरज की बात सुनकर हम दोनों उसके चाचा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए गए तो उन्हें देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। हमने नीरज से कहा, यही तो हमारे साथ कल रात स्टेशन से यहाँ आए थे और हमें उस जगह पर ले गए थे जहाँ हमें ठहरना था। तो इस पर नीरज ने कहा, कल 6 बजे एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। हम लोगों को रात 10 बजे खबर मिली। नीरज की बात सुनकर मेरा ध्यान उस बात पर गया जो उस आदमी ने बस में हम लोगों को बताई थी कि वो भी कार में सवार था और उसमें सिर्फ एक आदमी ही मरा है। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि वो भी कार में था तो वो अब बस में क्यों है। हम एक आत्मा के साथ यात्रा कर रहे थे। ये विचार ही हमें डराने के लिए काफ़ी था। नीरज के पिताजी ने बताया कि उस शमशान के बारे में प्रचलित है कि वहाँ रात में आत्माओं का आगमन पर उत्सव होते हैं। गांव का कोई भी आदमी कभी भी अकेले शमशान की ओर नहीं जाता और जिस दिन किसी की मौत हो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आत्माएं नए सदस्य के इंतज़ार में रहती हैं और उस दिन उत्सव मनाती हैं। अगर कोई भूला भटका कोई भी इस शमशान की कहानी से अपरिचित जीवित आदमी को वो कहानी सुना देता है तो वो अगले दिन का सूरज देख नहीं पाता। तुम दोनों के साथ शायद मेरे भाई की आत्मा थी, इसलिए तुम लोग जिंदा बचे हो। फिर भी अपना ध्यान रखना। कहते हुए वो कुछ चिंतित से हो उठे। मैंने उन्हें वहाँ के भोजन बाकी सब के बारे में बताया तो उन्होंने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि आज तक शमशान गया कोई भी आदमी वापस नहीं लौटा। जो भी वहाँ की दावत की कहानी सुनाता। 2 दिन बाद जब हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए चले तो नीरज के पिताजी ने हमें समझाया कि बेटा, शमशान की घटना के बारे में किसी से मत कहना, क्योंकि कहा जाता है कि इससे आत्माएं कुपित हो जाती हैं और फिर उस आदमी के जीवन पर संकट आ जाता है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं प्रदीप ने इस घटना के बारे में किसी से बात तो नहीं की। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरा जीवन भी संकट में पड़ चुका है
आंखों के सामने अंधेरा और उस अंधेरे में थी चमकती हुई बहुत सी आंखें। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 10 बज रहे थे और विराट तापी नदी के पास पड़ने वाले उकई जंगल के अंदर के रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक घना अंधेरा छाया हुआ था। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। विराट अपनी 2 व्हीलर गाड़ी को खाली सड़क पर पूरी रफ्तार से भगाए जा रहा था कि तभी बीच सड़क में अचानक उसके गाड़ी का टायर पंचर हो गया। विराट को जब इस बात का एहसास होता है तो वो गाड़ी की रफ्तार को धीमी कर लेता है और पीछे झुककर टायर को देखने लगता है। विराट गाड़ी के टायर को देखते हुए खुद से कहता है, अरे यार, इसको भी अभी पंचर होना था। अब इतनी रात में कहाँ इसको ठीक कराऊं? वैसे भी ये इलाका जंगल का है, इस जंगल को पार करना पड़ेगा। ये कहकर विराट दोबारा से आगे देखकर गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी अभी थोड़ी आगे बढ़ती ही है कि तभी विराट झट से गाड़ी का ब्रेक दबाकर गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी के सामने बीच सड़क पर कोई बक्सा गिरा हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट की उजाले की वजह से वो बक्सा चमक रहा था। विराट उस बक्से को देखकर गाड़ी को रोक देता है और अपने आसपास देखने लगता है। जब उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता तो वो गाड़ी से उतरकर उस चमकीले बक्से के नज़दीक जाने लगता है। उस बक्से के पास पहुंचकर विराट उसे अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और उस बक्से को गौर से देखते हुए अपने आप से कहता है, ये तो कोई गिफ्ट बॉक्स लगता है, लेकिन इस तरह बीच सड़क पर किसने रखा होगा? किसी के गाड़ी से गिर गया होगा शायद। खैर, घर लेकर चलता हूँ, खोल कर देखता हूँ, क्या पता इसमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। इतना कहकर विराट उस गिफ्ट बॉक्स को उठाकर अपने पास रख लेता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अपने घर की ओर निकल जाता है। करीब 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद विराट अपने घर पहुंच जाता है। घर आते ही सबसे पहले विराट सोफे पर बैठकर उस गिफ्ट बॉक्स को खोलना शुरू करता है। देखो तो जरा, आखिर है क्या इसमें? ये क्या है, एक पेन ड्राइव? गिफ्ट में कोई किसी को पेन ड्राइव भी देता है? आखिर ऐसी कौन सी खास बात है इसमें? चेक करके देखता हूँ। अगले ही पल विराट उस पेन ड्राइव को उस बक्से से बाहर निकालता है और खाली बक्से को सोफे के एक तरफ रख देता है। जैसे ही विराट उस बक्से को नीचे रखता है कि तभी उस बक्से के पीछे की तरफ एक इंसानी पैरों का निशान उभर आता है। लेकिन विराट इस बात से पूरी तरह से अनजान था। विराट उस पेन ड्राइव को लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और उस पेन ड्राइव को टीवी से कनेक्ट करके दोबारा पीछे आकर सोफे पर बैठ जाता है। विराट रिमोट से प्ले का बटन दबा देता है और टीवी के अंदर का वीडियो स्टार्ट हो जाता है। टीवी में दिखाया जाता है कि विराट उस रास्ते पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला जा रहा है। तभी अचानक से विराट की मोटरसाइकिल पंचर हो गई। विराट पीछे मुड़कर मोटरसाइकिल का टायर देखता है और फिर वापस से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे वही बक्सा नज़र आता है। उसके बाद वही सब जो कि विराट ने अभी कुछ देर पहले रास्ते पर किया था। मगर ये कैसे हो सकता है? विराट ने जो जो किया वो सब इस पेन ड्राइव में कैसे हो सकता है? विराट का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हैरानी के मारे उसके हाथ पैर वहीं पर जैसे जड़ हो जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
तभी उसने देखा कि वीडियो में उसकी मोटरसाइकिल के पीछे कोई एक शख्स बैठा हुआ था। मगर विराट तो उस रास्ते से अकेला ही आ रहा था, तो फिर वीडियो में ये शख्स उसकी गाड़ी के पीछे कब बैठ गया, और अगर बैठा भी तो भी विराट को कुछ समझ में क्यों नहीं आया। खैर, विराट वीडियो को देखने लगा और फिर विराट अपने घर जब पहुंचा तो फिर वो शख्स भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आया। वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। विराट को अब डर लगने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बला पीछे पड़ गई। उसने अपने घर को आसपास देखा, मगर वहाँ आसपास कोई भी उसके अलावा और नज़र नहीं आ रहा था। मगर विराट को कहीं ना कहीं अब किसी और की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। वो डर रहा था। डर के मारे वो वहीं चुपचाप सोफे पर दुबका पड़ा था और आसपास नज़र घुमाए जा रहा था। तभी अचानक से उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। विराट ने पीछे घूम कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अभी तो उसने कंधे पर हाथ महसूस किया था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो चुपचाप पेन ड्राइव को टीवी से खोलकर अपने कमरे में चला गया और फिर रजाई ओढ़कर दुबक कर सो गया। मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो चुपचाप रजाई के नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ ही था कि तभी उसे ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे कोई उसकी रजाई खींच रहा हो। रजाई सरकती हुई उसके कमर तक पहुंची तो विराट ने वापस से उसे खींचकर ओढ़ लिया, मगर फिर दोबारा से वही हुआ। विराट को अब पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? मगर इस पर विराट को कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि एक बहुत ही डरावनी सी हंसी उसके पूरे कमरे में गूंज गई। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि विराट के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसे कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वापस से विराट के कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, मगर इस बार विराट ने जब पीछे घूम कर देखा तो इस बार उसके सामने एक आदमी खड़ा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो वीडियो में विराट की गाड़ी के पीछे बैठकर उसके साथ साथ घर तक आया था। मगर उस आदमी की आंखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। उसकी आंखों में कोई काली पुतली नहीं थी और उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ, जुबान बाहर निकली हुई थी। ये देखकर विराट की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और फिर तभी उस आदमी ने अपने हाथ को विराट के पेट के भीतर घुसा दिया और फिर विराट के अतड़ियाँ बाहर आकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। अगले दिन पुलिस को विराट की लाश मिली उसी के घर से। उसकी पेट की अतड़ियाँ बाहर ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मगर ये सब किसने किया पुलिस को कभी पता नहीं चल पाया। मगर वो जो कोई भी था उसका विराट से क्या लेना देना था ये आज तक कभी किसी को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।